हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आई एम अंकिता सिंह, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल। टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मांग और आपूर्ति विश्लेषण। द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर आर मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग का अर्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण, मीनिंग ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का अर्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, सप्लाई शेड्यूल, आपूर्ति अनुसूची, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम, एंड सप्लाई एनालिसिस, आपूर्ति विश्लेषण। आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे सीखने के मकसद हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक्स, मांग की अवधारणा और अर्थशास्त्र में इसकी भूमिका को समझें। आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें। एनालाइज द डिमांड शेड्यूल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मांग अनुसूची और उपभोक्ता व्यवहार के इसके प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करें। अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम को समझें। एनालाइज डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस चेंजेस, विभिन्न परिवर्तनों के आधार पर मांग का विश्लेषण करें। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक्स, आपूर्ति की अवधारणा और अर्थशास्त्र में इसकी भूमिका को समझें। आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें। एनालाइज द सप्लाई शेड्यूल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, आपूर्ति अनुसूची और उपभोक्ता व्यवहार के इसके प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करें। अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के नियम को समझें। एनालाइज सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस चेंजेस, विभिन्न परिवर्तनों के आधार पर आपूर्ति का विश्लेषण करें। लेट अस कम टू द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during a given period of time. गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है। अब खरीदना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, तो जिन चीज़ों को हम सिर्फ खरीदना चाहेंगे वो हमारी वांट कहलाएगी। अगर उसी वांट में हमारी एबिलिटी टू परचेज आ जाए, यानी हमारे पास इतने पैसे हों कि हम अपनी उस वांट को पूरा करने के लिए सक्षम हों, एट अ गिवन प्राइस, हमें प्राइस का पता हो, एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निर्धारित समय अवधि हो, तो तब वो चीज़ डिमांड कहलाती है। सो डिमांड मीन्स गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जिसे एक कंज्यूमर खरीदने में इच्छुक हो, उसकी जेब में इतने पैसे हों कि वो उसे खरीद सके, उसे प्राइस का पता हो और किस समय पर वो डिमांड पूरी करनी है वो भी उसे पता हो, तब उसे डिमांड कहा जाता है। सो डिमांड मीन्स विलिंगनेस, हमारे दिल में हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है। सेकंड, एबिलिटी, परचेजिंग पावर, हमारी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि हम अपनी उस वांट को पूरा कर पाएँ। थर्ड, प्राइस, कीमत, हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ कितने रुपयों की आ रही है। एंड फोर्थ, टाइम, हमें समय का भी पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड जो है वो 1 महीने के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, 1 साल के लिए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज़ व्यक्तिगत मांग, एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड, दैट इज़ बाजार की मांग। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड। सो क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये डिमांड एक इंडिविजुअल की डिमांड होती है, और जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को सम अप कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। सो क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। नाउ लेट अस कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट, प्राइस। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोजिंग आप एक शॉप पर गए और आपको पेन खरीदने थे। आपकी जेब में 100 रुपये थे। आपने जाकर शॉपकीपर से कहा कि भैया पेन दे दीजिए। उस पेन का रेट 100 से 150 रुपये हो गया था। फ्रॉम 100 इट हैज़ राइजन टू 150। पर आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप उस पेन को ले सकें, तो आप दूसरी शॉप पर चले गए। सिंस उस पेन का प्राइस बढ़ गया था तो आपने वो पेन नहीं खरीदा।
आप दूसरी शॉप पर गए, वहाँ के शॉपकीपर ने आपसे ये कहा कि आज ही हमारी शॉप का इनॉग्रेशन हुआ है, तो आज हम पेन आपको 100 की जगह 50 रुपीज़ में देंगे। अब आपके पास 100 रुपीज़ थे, तो आपने एक की जगह 2 पेन खरीद लिए। सो हियर वी अंडरस्टैंड कि जैसे ही आपने फर्स्ट शॉप पर देखा कि प्राइस बढ़ गई, तो आपने अपनी डिमांड को घटा दिया और आप दूसरी शॉप पर स्विच कर गए। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने एक की जगह 2 पेन खरीद लिए। सो हियर वी कम टू द कंक्लूजन दैट जैसे ही प्राइस बढ़ी, हमारी डिमांड जो है वो घट गई, और जैसे ही प्राइस घटी, हमारी डिमांड बढ़ गई। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट एज सून एज प्राइस राइजेस, द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स। लेट अस कम टू द सेकेंड वन. सेकेंड इज इनकम. इनकम को हम 2 तरह के गुड्स के हिसाब से समझेंगे। पहला है नॉर्मल गुड्स और दूसरा है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। सपोजिंग आप एक नॉर्मल सी सिंपल इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। अगर आपकी इनकम ₹1000 से ₹5000 हो जाए, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं अगर आपकी इनकम घट जाए, तो फिर आपकी डिमांड घट जाएगी। सेकेंड वी कम टू इन्फीरियर गुड्स। इस केस में जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड घट जाती है। रीज़न बीइंग, मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली में बाजरा खाते हैं इंस्टेड ऑफ दाल चावल। अब जैसे ही और आपकी इनकम बढ़ जाती है, अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप बाजरा जैसी लोअर क्वांटिटी गुड से शिफ्ट होकर दाल चावल पर आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज आपकी इनकम बढ़ी, तो अब आप लोअर क्वालिटी गुड्स क्यों यूज़ करेंगे? यू विल डेफिनेटली शिफ्ट टू हायर क्वालिटी गुड्स। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स आपकी इनकम बढ़ी, तो आपकी डिमांड बढ़ गई। बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड घटा दी। थर्ड वी कम टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंस राइजेस, डिमांड राइजेस। जैसे ही कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस किसी अच्छी चीज़ पर शिफ्ट होता है, वो पहली चीज़ छोड़ देता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड-19. जब कोरोना नहीं था, तो लोग सिनेमा हॉल्स में जाकर मूवीज़ देखते थे। बट एज सून एज कोविड-19 केम, लोग अपने घर पर शिफ्ट हो गए और वो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज़ देखने लगे। सो हियर वी सी लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। सो OTT प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ गई एंड सिनेमा हॉल्स की टिकट्स की डिमांड कम हो गई। नेक्स्ट वी कम टू फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन राइजेस, तो करंट डिमांड राइजेस. फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम अभी उसकी डिमांड को, फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम अभी उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हाँ, कमिंग वीक में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली हम अभी अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा देंगे, सो दैट हमें आगे जाके ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े. एंड लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. लाइक आपको मोबाइल ख़रीदना है एंड यू कम टू नो कि रिपब्लिक डे पर या किसी और दिन कमिंग 1 मंथ में ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप अभी अपनी डिमांड को रोक देंगे एंड यू विल वेट फॉर द डिस्काउंट टू कम, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में जब प्राइस कम होगी, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ थोड़ी सस्ती पड़ेगी. आवर लास्ट फैक्टर इज़ रिलेटेड कमोडिटीज़. एक कमोडिटी की वजह से दूसरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर. अब इनकी रिलेशनशिप कैसी है? इनकी रिलेशनशिप है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, तो दूसरे की डिमांड गिर जाएगी. सपोजिंग अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो कार नहीं चल सकती. नेक्स्ट वी सी टी एंड शुगर. मान लीजिए शुगर बहुत महंगी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टी की डिमांड कम हो जाएगी. सो दिस थिंग वी सी कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. सेकेंड वी कम टू सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आते हैं. लाइक पेप्सी, कोक, टी, कॉफ़ी. इसमें एक का प्राइस बढ़ता है, तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. सपोजिंग आप एक शॉप पर गए और आपका चाय पीने का मन था. वहाँ जाके आपको पता चलता है कि चाय का प्राइस तो डबल हो गया, तो ऑब्वियसली आपको कुछ गर्म पीना है, तो यू कैन शिफ्ट टू कॉफ़ी. तो एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से
उसकी डिमांड तो कम हुई बट उसके जो कॉम्पिटिटिव गुड्स थे उसकी डिमांड बढ़ गई. सो हेयर वी सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वेयर एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, एंड इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरे कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है. सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. इसमें पहला हमारे पास है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन को अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी. लाइक मुंबई एंड दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली डिमांड विल गो हायर, बट इन स्मॉल सिटीज़ डिमांड विल बी लेस. नाउ वी कम टू पॉपुलेशन कंपोजिशन. जिस प्रकार के लोग जहाँ पर ज़्यादा होंगे उस प्रकार की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी. लाइक किसी जगह पर अगर यंग पीपल ज़्यादा होंगे तो मोबाइल फ़ोन्स, फास्ट फूड्स, इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ओल्ड पीपल ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर मेडिसिन्स की डिमांड बढ़ जाएगी. सेकेंड वी सी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन. अगर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर वो गुड या वो कमोडिटी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड पर असर पड़ता है और डिमांड कम हो जाती है. एंड इफ़ द टैक्सेस आर लो तो उसका इफेक्ट प्राइस पर पड़ेगा, प्राइस कम होगी, और जैसे ही प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. थर्ड वी सी क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक्स. अगर हमें बैंक से ईजिली क्रेडिट मिल जाए, लाइक हमें लोन्स ईजिली अवेलेबल हों, तो ऑब्वियसली डिमांड विल राइज, और अगर हमें लोन्स कम मिलें या स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हो तो डिमांड विल बी लो. नेक्स्ट वी कम टू सीजन एंड वेदर. तो डिमांड गोज एज पर सीजन एंड वेदर. विंटर सीजन में हम देखते हैं कि वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, एंड समर सीजन में एसी, कूलर्स एंड इनकी डिमांड बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मोर पीपल कैन बाय थिंग्स, तो डिमांड विल गो अप एंड दैट मीन्स डिमांड विल राइज. एंड इफ अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो रिच पीपल हैं, दे कैन अफोर्ड लग्जरी आइटम्स, बट जो थोड़े मिडिल क्लास या we can say poor people हो, they will be just able to afford some necessities, or they will be just able to afford their basic necessities. So these were the factors affecting market demand. Now we come to demand schedule. Demand schedule दो तरह का होता है. पहला individual demand schedule and another market demand schedule. Individual demand schedule is just a tabular representation जिसमें हम ये बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है बाय एन इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स. सो हियर यू कैन सी जब प्राइस 5 रुपये था तब 10 यूनिट्स की डिमांड थी ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. जैसे ही प्राइस 5 से घट के 4 पर आया तो व्यक्ति की डिमांड 10 यूनिट से 20 पर आ गई. अगेन 4 से 3 हुआ तो अगेन द डिमांड रोज टू 30 यूनिट्स एंड सो ऑन. प्राइस गिरता जा रहा था, डिमांड बढ़ती जा रही थी. ये हमारे इंडिविजुअल डिमांड का कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड. डिमांड गिरती जाती है एंड द स्लोप कंटिन्यूसली गोज डाउन. सो हियर वी अंडरस्टैंड कि प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस इज फॉलिंग देन डिमांड राइजेस. नेक्स्ट वी कम टू मार्केट डिमांड शेड्यूल. Market demand schedule is the tabular representation of aggregate quantities demanded by all consumers at different price levels. बहुत सारे consumers मिला के जब डिमांड करते हैं तो उनके टोटल को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के थ्रू शो करते हैं. लाइक हियर यू कैन सी जब प्राइस 5 रुपये है तो मिस्टर ए इज परचेजिंग 10 यूनिट्स, मिस्टर बी 20 यूनिट्स एंड मिस्टर सी 10 यूनिट्स. सो द एग्रीगेट मार्केट डिमांड एट ₹5 इज ऑफ 40 यूनिट्स. बस हमें मेन ये याद रखना है कि ये एग्रीगेट मार्केट डिमांड पूरे कंज्यूमर्स का मिलाकर हॉरिजॉन्टल समेशन होता है. विल बी समिंग अप द एंटायर दिस एंड देन गेटिंग एग्रीगेट मार्केट डिमांड. एग्रीगेट मार्केट डिमांड कर्व का जो ग्राफ रहेगा वो थोड़ा सा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से फ्लैटर बेसिस पर जाएगा एंड इट विल बी द सेम, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. नाउ आवर अनदर टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम. तो दिस लॉ इज गिवन बाय सर एल्फ्रेड मार्शल, जो ये कहता है कि प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस. जैसे कि हमने अभी बिफोर हैंड इसको डिस्कस किया. जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स की डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी कमोडिटी की प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाती है. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड.
एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। थर्ड वी सी इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। दिस मीन्स ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। हियर प्राइस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस का इफेक्ट हम डिमांड पर देखते हैं, तो प्राइस इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इज डज नॉट शो इक्वल और प्रोपोर्शनेट चेंज। ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर 10% चेंज हो रही है तो डिमांड भी 10% ही चेंज होगी। डिमांड कैन चेंज बाय 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन। तो इट डज नॉट शो इक्वल और प्रोपोर्शनेट चेंज। द चेंज मे बी इक्वल और डिसप्रपोर्शनेट. This law is based on partial equilibrium analysis as it shows the relationship between price and demand. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लॉ सर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें बेसिकली एंड मेन थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस लॉ स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Price rises, demand falls, and when price falls, demand goes up. Assumptions of law of demand. Law of demand जब वैलिड होता है तो उसके लिए हम ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अज्यूम करके चलते हैं. फर्स्ट, ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. हम यहाँ पर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं जिसमें बाकी सभी फैक्टर्स जैसे इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं. क्योंकि मान लीजिए अगर इनकम हमारी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. वी विल नॉट कंसिडर अबाउट प्राइस. इसलिए हम यहाँ पे सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर सिर्फ प्राइस पर ध्यान देते हैं कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर क्या पड़ रहा है. सेकेंड वी सी कंज्यूमर इज रैशनल. जो कंज्यूमर है वो समझदार है. हर कंज्यूमर को पता है कि जैसे ही कोई चीज़ महंगी होगी तो वो उसकी डिमांड कम कर देगा. थर्ड, ओनली टॉक्स अबाउट नॉर्मल गुड्स. यहाँ पर इस लॉ में हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स की ही बात करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू चेंजेस इन डिमांड. अब डिमांड में जब चेंज आता है तो वो दो कारणों से आता है. फर्स्ट इज चेंज इन प्राइस एंड सेकेंड इज चेंज इन अदर फैक्टर्स. अगर प्राइस में चेंज हो रहा होता है तो उसके दो इफेक्ट्स रहते हैं. फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो उसके भी दो कारण रहते हैं, उसके भी दो इफेक्ट्स रहते हैं. दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड अनदर वन डिक्रीज इन डिमांड. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को मिलाकर कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व. एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड को हम कह सकते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. Expansion of demand. When the price of a good decreases, the quantity demanded increases, leading to a downward movement along the demand curve. हमारी प्राइस जब 2 रुपये थी तो हमारी डिमांड 10 यूनिट्स की थी. As soon as the price changed from 2 rupees to 1, हमारी डिमांड 10 से बढ़कर 20 यूनिट्स हो गई. पहले हमारा डिमांड कर्व यहाँ पर शो हो रहा था, ठीक है, एट 10 यूनिट्स. जैसे ही हमारी प्राइस फॉल हुई हमारा डिमांड कर्व 10 से 20 यूनिट्स पर आ गया. तो यहाँ हमने देखा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. डिमांड कर्व वहीं का वहीं है पर हमारा जो मूवमेंट हुआ इन द डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड. सो दिस वाज कि प्राइस जैसे ही गिरी तो हमारी डिमांड बढ़ गई. नेक्स्ट वी सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, लीडिंग टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी प्राइस जब 1 रुपीज़ थी तो हमारी डिमांड 20 यूनिट्स की थी. जैसे ही हमारी प्राइस 1 से 2 रुपीज़ पर आई तो हमारी डिमांड घट कर 20 यूनिट्स से 10 यूनिट्स पर आ गई. तो अर्लियर आवर डिमांड वाज हियर. जैसे ही प्राइस बढ़ी हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट ले लेता है. डिमांड कर्व इज़ द सेम, जस्ट द मूवमेंट इज अपवर्ड ऑन द सेम वन. तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि एक गुड का प्राइस बढ़ने से डिमांड पर क्या इफेक्ट डिमांड पर ये इफेक्ट पड़ा कि डिमांड बढ़ गई. एंड हियर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर ये इफेक्ट रहा कि वो घट गई. इन दोनों केसेस में हमारे अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है. अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. हम सिर्फ प्राइस में चेंज देखते हैं. नेक्स्ट वी सी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. Increase in demand refers to rightward shift in the demand curve due to factors other than price, leading to higher quantity demanded at the same price.
हमारे डिमांड कर्व पर राइट शिफ्ट होता है। आर शेड्यूल सेज कि आपकी प्राइस 10 रुपीज़ है, आपकी इनकम आपकी इनकम 1000 रुपीज़ की है, तब आप डिमांड करते हैं 10 यूनिट्स। अब प्राइस आपकी वहीं की वहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, बट आपकी इनकम ₹1000 से ₹5000 हो जाती है, तो आपकी डिमांड 10 यूनिट्स से बढ़कर 20 यूनिट्स हो जाती है। लाइक हेयर हमारी डिमांड यहाँ पर थी, जैसे ही हमारी इनकम में इंक्रीज आता है तो हमारी डिमांड जो रहती है वो आगे साइड शिफ्ट हो जाती है, दैट इज़ राइट शिफ्ट। यहाँ जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज अदर फैक्टर्स में आ रहा है। हेयर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ इनकम। सो द मेन कॉजेस कैन बी हायर कंज्यूमर इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स। तो जैसे ही व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। नाउ पॉजिटिव चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, वो हायर साइड शिफ्ट होता है, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन हिज प्रेफरेंसेस, अगेन वी विल सी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। थर्ड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले वाले की डिमांड कम हो जाती है बट दूसरे वाले की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल वी टुक अर्लियर ऑफ टी एंड कॉफ़ी। फोर्थ इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे ही एक गुड का प्राइस बढ़ जाती है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है। हेयर वी सी द केस डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक गुड का प्राइस कम होती है तो दूसरी उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ही पॉपुलेशन में ग्रोथ आती है, लाइक वी डिस्कस्ड कि हायर पॉपुलेशन सिटीज़ में डिमांड बढ़ी हुई रहती है, तो डिमांड कर्व विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट। एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इंक्रीज, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो करेंट डिमांड बढ़ जाती है। तो इन ऑल दीज केसेस हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट ले लेता है, एज वी सॉ हियर। नेक्स्ट वी कम टू डिक्रीज इन डिमांड. Decrease in demand refers to leftward shift in the demand curve due to factors other than price, leading to lower quantity demanded at the same price. Here we see हमारी प्राइस अगेन 10 थी, इनकम वॉज 5000 रुपीज़, तो हमारी डिमांड 20 यूनिट्स की थी। प्राइस हमारी 10 की 10 ही रही, इनकम हमारी फ्रॉम 5000 रुपीज़ डाउन आ गई ₹1000 पर, तो हमारी डिमांड तुरंत 20 यूनिट्स से गिरकर 10 यूनिट्स पर आ गई। सो हेयर वी सॉ कि अर्लियर आर डिमांड वॉज हेयर, बट जैसे ही हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेता है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेस क्या क्या रह सकते हैं? लोअर कंज्यूमर इनकम, हमारी इनकम घटेगी तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड कम होगी। सेकेंड, नेगेटिव चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस अगर नेगेटिव चेंज लेते हैं तो अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। इट विल negative change in consumer preferences, this will lead to decrease in demand, hence leftward shift of the demand curve. Decrease in the price of substitute goods के प्राइस में कमी आती है तो उसका इफेक्ट ये रहता है कि दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाती है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन में डिक्लाइन, अगेन लीडिंग टू डिक्रीज इन डिमांड। एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस डिक्रीजेस, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो हम अभी उसकी डिमांड कम कर देते हैं सो दैट बाद में हमें वो चीज़ सस्ती मिले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिक्रीज इन डिमांड। Now we begin with supply, आपूर्ति. Supply means the quantity of goods and services which a seller offers for sale at a given price during a given period of time. Supply goods and services की उस क्वांटिटी को कहा जाता है जैसे एक सेलर सेल के लिए ऑफर करता है, उसे प्राइस का पता रहता है कि किस प्राइस पर ही इज़ गोइंग टू ऑफर और उसे एक निश्चित समय अवधि का पता रहता है। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक सेलर बेचने के लिए इच्छुक है, ही इज़ विलिंग टू सेल इट आउट, एबल टू सेल, उसके पास वो सामान रखा हुआ है, ही इज़ हैविंग द एबिलिटी
कि वो उसे बेच पाए। थर्ड, प्राइस दैट इज़ कीमत, उसे किस निर्धारित मूल्य पर वस्तु को बेचना है दैट इज़ नोन टू हिम। एंड फोर्थ, टाइम, किस समय पर सामान बेचा जाएगा दैट इज़ ऑल्सो नोन टू हिम। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई दो टाइप्स की होती है एज वी सॉ इन मार्केट डिमांड। सेम वे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। Individual supply, quantity of a good or service that a single seller is willing and able to sell at a given price over a specific period. Good या एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल सेलर जो क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की बेचना चाहता है एट अ गिवन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर बहुत सारे सेलर्स की सप्लाई को सम अप कर दिया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई, दैट इज क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट ऑल सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई, और जब बहुत सारे सेलर्स की सप्लाई को मिला दिया जाए तो that will be called as market supply. Now let us come to the factors affecting individual supply. ऐसे कौन से factors हैं जो एक इंडिविजुअल की सप्लाई पर इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट, प्राइस। जैसे ही किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो सेलर इज गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई, सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गेहूं की प्राइस ₹15 पर केजी है और फिर वो 15 पर केजी से बढ़कर ₹30 पर केजी पर जाती है, तो seller is going to increase the supply. So here we can conclude that as soon as price of X rises, supply of X rises. In demand हम उल्टा चलते थे कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, बट इन केस ऑफ सप्लाई हमारा रिलेशनशिप जो रहेगा प्राइस और सप्लाई का वो डायरेक्ट चलेगा, विच सेज कि इफ प्राइस राइजेज देन सप्लाई विल ऑल्सो राइज। सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोअर कॉस्ट हायर प्रॉफिट मार्जिन, देयरफॉर सप्लाई राइजेज। अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हाई जा रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स का यूज़ हो रहा है वो महंगे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कार की सप्लाई विल कम डाउन। और अगर वो प्रोडक्ट्स मटेरियल्स हमें सस्ते में अवेलेबल हो जाएं तो कार की सप्लाई बढ़ जाएगी। थर्ड इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो सप्लाई बढ़ती है। अगर हमारे पास अच्छी मशीन्स होंगी, अच्छी हाई टेक्नोलॉजी रहेगी तो सप्लाई पर इफ़ेक्ट होगा कि सप्लाई बढ़ेगी, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है तो सप्लाई विल कम डाउन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट पर इफ़ेक्ट आएगा कि प्रॉफिट विल कम डाउन, देयरफॉर ऑटोमेटिकली सप्लाई विल ऑल्सो कम डाउन। और अगर हमारे टैक्सेस कम होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ेगी। वी कम टू आवर लास्ट वन, दैट इज़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की सप्लाई कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी। अगर एक सप्लायर को दिखता है कि टी की प्राइस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो टी की ही सप्लाई पर फोकस करेगा और टी की सप्लाई को बढ़ाएगा। तो उसका जो कॉम्पिटिटिव गुड है दैट इज़ कॉफ़ी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सो हियर वी सी दैट एक गुड का प्राइस बढ़ने से उसके जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उस पर इफेक्ट ये होता है कि उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जिस पहले गुड की प्राइस बढ़ रही है ऑब्वियसली वो उसकी डिमांड पर फोकस करेगा और फर्स्ट गुड की सप्लाई को बढ़ाएगा। दैट्स इट इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। नाउ वी कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। इन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई आर फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। जितनी ज़्यादा फर्म्स मार्केट में होंगी उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, और जितनी कम फर्म्स मार्केट में होंगी उतनी कम सप्लाई होगी। मान लीजिए मोबाइल के बहुत सारे सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं तो मोबाइल की सप्लाई विल इंक्रीज़, और अगर सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं तो द सप्लाई ऑफ मोबाइल्स विल कम डाउन। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में आप रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। सो हियर वी सी कि अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड की सेलर्स को मिलता है तो वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, एंड इन केस ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। थर्ड इज़ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड हायर फ्यूचर प्राइसेस, सो लोअर करेंट सप्लाई, एंड एक्सपेक्टेड लोअर फ्यूचर प्राइसेस, सो हायर करेंट सप्लाई। दिस मीन्स कि अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है
तो वो अभी अपनी करंट सप्लाई को रोक देगा क्योंकि उसको फ़ायदा फिर फ्यूचर में होने वाला है। और अगर सेलर को लगता है कि आगे जाके प्राइसेस कम होने वाले हैं तो वो अभी अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा सो दैट वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। So these were the factors affecting market supply. Now we come to supply schedule. Supply schedule एक tabular representation होता है of quantity supplied at various price levels. So here the first one is individual supply schedule. इसमें we see a tabular representation of quantity supplied by an individual seller at different price levels. Individual supply schedule में हम एक individual seller द्वारा कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है एट वेरियस प्राइस लेवल्स वो देखते हैं। लाइक हेयर वी सी कि जब 1 रुपये प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स वर ऑफ 10 एंड देन जैसे ही प्राइस 1 से 2 बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 यूनिट्स से बढ़कर 20 यूनिट्स पर आ गई। थर्ड, फिर प्राइस अगेन 1 रुपी बढ़ गई, लाइक फ्रॉम ₹2 इट केम टू ₹3 एंड अगेन वी सी कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई 20 यूनिट्स से बढ़कर 30 यूनिट्स आ गई। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइस बढ़ती जा रही है और सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड की प्राइस राइजेज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज। और इस शेड्यूल में हमें ये पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है बाय एन इंडिविजुअल सेलर एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। और ये हमारा सप्लाई कर्व है, that is upward sloping. Price is at y-axis and quantity is at x-axis, and supply curve is upward sloping, that is positively sloped. Next we see market supply schedule. Market supply schedule is a tabular representation of aggregate quantities supplied by all sellers at different price levels. Like Mr. A, Mr. B, Mr. C, ये 3 sellers हैं market में. At 1 rupee price, Mr. A supplied 10 units, Mr. B 20 units and Mr. C 5 units. So the aggregate market supply comes to 35 units. ये पूरा horizontal summation होता है of individual suppliers and then the total comes to be aggregate market supply. हमारे market supply का जो curve है वो upward sloping है. In individual also it was upward sloping, but market supply curve थोड़ा सा flatter side में जाता है क्योंकि ये बहुत सारे suppliers को बहुत सारे individual suppliers को sum up करके बनाया गया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। तो लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट प्राइस राइजेस, सप्लाई राइजेस, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स। यहाँ पर हम सप्लाई प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट विच जस्ट टेल्स अस द डायरेक्शन कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही है। हेयर प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। प्राइस का इफेक्ट हम सप्लाई पर देखते हैं। इट डज नॉट शो इक्वल और प्रपोर्शनेट चेंज। ऐसा नहीं है कि सप्लाई हो सकता है 10% से चेंज हो या 20% से चेंज हो, 30% से चेंज हो, तो इट डज नॉट शो इक्वल और प्रपोर्शनेट चेंज। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई. Main thing to remember is that this law states the direct relationship between price and quantity supplied, which states कि if price is rising then supply will automatically rise and when price falls then supply falls. इस law के जो assumptions हैं, first main assumption is ceteris paribus, other things remaining constant. हम यहाँ पर सिर्फ price का relation supply के साथ देख रहे हैं, keeping other factors constant. Other factors like our state of technology, our cost of production, वो सारी चीज़ें यहाँ पर constant रहती हैं। हमारा मेन फोकस सिर्फ इस पर रहता है कि प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पर क्या पड़ रहा है। सो ऑल द अदर फैक्टर्स आर बीइंग केप्ट कांस्टेंट. सेकेंड वी कम टू सेलर इज़ रैशनल. जो सेलर होता है वो रैशनल होता है, उसका मेन मोटिव अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना रहता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वो अपनी सप्लाई को बढ़ाने के बारे में ही सोचता है, कंसिडरिंग हिज फुलफिलमेंट ऑफ हिज मेन मोटिव दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि कोई भी सेलर सिर्फ यही चाहेगा कि वो अपनी सप्लाई बढ़ाए और अच्छा प्रॉफिट अर्न करे. थर्ड, हियर वी जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल गुड्स, बाकी गुड्स की बात हम नहीं करते. नाउ वी कम टू चेंज इन सप्लाई. सप्लाई में जो चेंज होता है वो दो मेन कारणों से होता है. फर्स्ट इज़ चेंज इन प्राइस एंड सेकेंड इज़ चेंज इन अदर फैक्टर्स. अगर प्राइस में चेंज देखें
तो उसके दो इफ़ेक्ट्स रहते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज देखें तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड डिक्रीज इन सप्लाई। Expansion of supply and contraction of supply can be said to be movement along the same curve, and increase in supply and decrease in supply can be said as shift in the supply curve. So let us understand each of them. Expansion and contraction of supply. Expansion of supply. When the price of a good increases, the quantity supplied increases, leading to an upward movement along the supply curve. हम देखते हैं कि जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो सप्लाई हमारी 10 यूनिट्स की हुई। जैसे ही प्राइस हमारी 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ पर आई तो हमारी सप्लाई बढ़कर 10 यूनिट से 20 यूनिट्स हो गई। द मेन कॉज ऑफ दिस इज राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड। हम इसमें बाकी किसी फैक्टर पर ध्यान नहीं देते, वी जस्ट सी द चेंज इन प्राइस। सो चेंज इन प्राइस देखते हैं तो हमारी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व। सो दिस वॉज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई वेर इन वी सी कि एक गुड की प्राइस जब बढ़ती है तो उसी की क्वांटिटी सप्लाइड पर इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लीडिंग टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट वी कम टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेज, लीडिंग टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राइस सपोजिंग 2 रुपीज़ थी, तब क्वांटिटी सप्लाइड वॉज 20 यूनिट्स, और जैसे ही हमारी प्राइस 2 से 1 हुई तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 20 यूनिट्स से बढ़कर घटकर 10 यूनिट्स पर आ गई। तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखते हैं along the supply curve. So here we see कि price falls तो supply also falls. Here other factors are kept constant, only we are referring to the change in price. Third we come to increase and decrease in supply. अब increase and decrease in supply में हम other factors को change कर रहे हैं but we are keeping our price constant. Increase in supply, rightward shift in the supply curve due to factors other than price leading to a higher quantity supplied at the same price. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है। सपोजिंग आवर प्राइस वॉज ₹10 और हमारी टेक्नोलॉजी 10% की, तो हमारी सप्लाई 10 यूनिट्स की थी। जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी 10% से 15% इंक्रीज हुई तो हमारी सप्लाई 10 यूनिट्स से बढ़कर 20 यूनिट्स हो गई। प्राइस का कोई चेंज नहीं, प्राइस वहीं की वहीं रही। तो टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से हमारी सप्लाई पर राइट शिफ्ट का इफेक्ट आया। द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई कैन बी लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो रही है तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बेहतर टेक्नोलॉजी से सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट लेती है द सप्लाई कर्व। थर्ड, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्लायर्स। जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लाइक टैक्स एंड ऑल, इफ़ इट इज़ इन फेवर तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस डिक्रीजेस। अगर सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो वो अभी सप्लाई को बढ़ा देगा सो दैट ही कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। फेवरेबल वेदर कंडीशंस, अगर वेदर कंडीशंस अच्छी दिख रही हैं स्पेशली इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट वी सी डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई refers to leftward shift in the supply curve due to factors other than price leading to a lower quantity supplied at the same price. Here we see कि हमारी प्राइस 10 रुपीज़ से 10 रुपीज़ पर ही रह गई, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो 10% से घटकर 5% पर आ गई, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारी सप्लाई फ्रॉम 20 यूनिट्स केम टू 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट देखा गया है। सो हियर हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके मेन कॉजेज़ हैं हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई फॉल करेगी, सो इट विल बी डिक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स और आउटडेटेड मेथड्स। अगर हमारी टेक्नोलॉजी
बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई. थर्ड, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्लायर्स. अगर हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई. अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेस हमारे फेवर में नहीं है, तो अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इंक्रीजेस. अगर सेलर को दिखता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो अभी अपनी सप्लाई को कम कर देगा. नाउ नेक्स्ट इज अनफेवरेबल नेचुरल डिजास्टर्स और अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है, अगेन दिस विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई. एंड लास्ट वन, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. अगर हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई विल फॉल, leading to leftward shift. So these were the causes of decrease in supply. Now let us come to a few assessment questions. Question number 1. Which of the following is not true about supply? Option A. The supply curve typically slopes upward. Option B. Supply is influenced by production cost. Option C. Supply increases as the price decreases. And option D. Supply is influenced by the number of sellers in the market. तो चलिए एक एक ऑप्शन की बात करते हैं. फर्स्ट इज द सप्लाई कर्व टिपिकली स्लोप्स अपवर्ड. दिस इज 100% ट्रू. हमने अभी देखा था जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोपिंग होता है और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट. सेकेंड, सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट. येस, वी डिड कि प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज वन ऑफ द फैक्टर जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है. थर्ड, सप्लाई इंक्रीजेज एज द प्राइस डिक्रीजेज. Here we did कि when price increases then supply increases and when price decreases then supply decreases. पर यहाँ पर लिखा है कि supply increases as the price decreases. So this statement is not true. Option D, supply is influenced by the number of sellers in the market. Yes, this is also correct. जितने ज़्यादा sellers होंगे market में उतनी ज़्यादा supply बढ़ेगी. This point we have already covered. तो option A, B and D are perfectly true. Coming to the option C, supply increases as the price decreases. This statement is not true about supply. So the correct answer is supply increases as the price decreases. Option C. This statement is not true about supply. Let us come to another question. Question number 2. Which of the following pairs of goods is an example of substitutes? Substitute goods वो goods होते हैं the ones who are in competition with each other. First, टी एंड कॉफ़ी. येस, अगर हम चाय अफोर्ड नहीं कर पाते मे बी बिकॉज वो महंगी है तो वी कैन शिफ्ट टू कॉफ़ी. सो टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट गुड्स. टी एंड शुगर, शक्कर महंगी होती है तो इसका इफेक्ट चाय पर पड़ता है और शक्कर और चाय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. थर्ड, पेन एंड इंक. अगेन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पेन के बिना इंक किस काम की. And shirt and trousers, again they are used together, so they are complementary goods. So tea, sugar, pen, ink and shirt and trousers, all these three are complementary goods and tea and coffee is our substitute good. So which of the following pairs of goods is an example of substitutes? The correct option will be tea and coffee. Coming to question number 3, all of the following are determinants of demand except option A, taste and preferences, option B, quantity supplied, option C, income and option D, price of related goods. तो हमने डिस्कस किया था द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो उसमें हमारा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस की टेस्ट बढ़ती है या प्रेफरेंस बढ़ती है किसी गुड के प्रति तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. देन क्वांटिटी सप्लाइड वॉज द फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई, उसका डिमांड से कोई रिलेशन नहीं है. इनकम ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है. एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में डिस्कशन किया था. सो हियर ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट क्वांटिटी सप्लाइड. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्वांटिटी सप्लाइड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which of the following would lead to an increase in the supply of a good? Option A, an increase in the cost of production. Option B, an improvement in technology.
option C, a decrease in the price of the good, and option D, a decrease in the number of suppliers. So let us discuss each of them. The question says कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे एक गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी. सो कमिंग टू ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वी डिस्कस्ड कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि उसके पास जो मटेरियल रहता है टू प्रोड्यूस द गुड्स वो उसे महंगा मिलता है, तो इससे तो सप्लाई कम हो जाएगी. सेकेंड, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. येस, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से व्यक्ति सप्लाई बढ़ा देगा. थर्ड, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड. जैसे ही एक गुड की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है. एंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्लायर्स. अगर सप्लायर्स कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड. सो वी सी कि एज सुन एज टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा तो एक गुड की सप्लाई भी बढ़ जाएगी. So these were our assessment questions. Here I have given a summary of what all we have discussed in the entire lecture. Kindly refer it. Next, here are some further reading materials provided to you, so you can refer them for your further knowledge. So I hope you have understood the concept of demand and supply. This was all in today's lecture. Thank you.